We are doing chapter number 6, attitude and social cognition today. This particular chapter comes under social psychology. So ये वाला ही नहीं, नेक्स्ट वाला भी जो सेकंड चैप्टर भी है इसका 7th चैप्टर, वो भी हमारा सोशल साइकोलॉजी के अंडर ही आता है. सो सोशल साइकोलॉजी पहले तो होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय अदर्स. दूसरों के या सोशल एनवायरनमेंट में हमारा बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है, कैसे अफेक्टेड होता है, वो सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है. ठीक है. एटीट्यूड भी यही हो गया कि हम सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके कैसे अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, फॉर्म करते हैं, वो हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो ये सोशल साइकोलॉजी का चैप्टर हो गया. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड्स आर अ पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन, फीलिंग और टेंडेंसीज टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और पर्सन. तो एटीट्यूड इज़ व्हाट? किसी भी इंसान की पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन मतलब वो उस चीज़ के बारे में कैसा सोचता है. सपोज मैंने बोला कि ट्री प्लांटेशन के बारे में मेरा एटीट्यूड कैसा है, तो मैं ट्री प्लांटेशन को कैसे इवैल्यूएट कर रही हूँ. अगर मुझे मेरा एटीट्यूड उसके बारे में पॉजिटिव है तो मैंने उसको पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया है, उसके बारे में अच्छा सोचा है. नेगेटिव है तो उसके बारे में नेगेटिव सोचा है. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ना. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन हो गया अबाउट किस चीज़ के बारे में? किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में. दूसरा फीलिंग्स और टेंडेंसीज. सो एटीट्यूड इज पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएशन, फीलिंग, टेंडेंसी टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. इट हैज़ 3 components होते हैं इसके. हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट हो गया कॉग्निशन, सेकेंड कॉम्पोनेंट हो गया इफेक्टिव और थर्ड कॉम्पोनेंट हो गया बिहेवियरल, जिसको हम बोलते हैं ए बी सी कॉम्पोनेंट. तो हमारे एटीट्यूड के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं. ये 3 कॉम्पोनेंट क्या होते हैं इनको अभी हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल में तुम्हारा लिखा हुआ है कि अ पर्सन मे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसाइकलिंग को लेके पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है. तो एटीट्यूड की डेफिनेशन समझ आ गई. नेक्स्ट वी हैव बिलीव्स आर कन्विक्शन और acceptances that sometimes is true without necessarily having evidence to support it. Beliefs जो होते हैं वो जिस बारे में हम अपने ब्रेन को कन्विक्ट कर लेते हैं, मना लेते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए. कभी कभी वो सच भी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं. एंड वी जनरली डोंट हैव एविडेंसेस टू सपोर्ट आर बिलीव्स. दे आर मोर कॉग्निटिव इन नेचर. एटीट्यूड से कंपैरिजन में ये ज़्यादा कॉग्निटिव इन नेचर होते हैं. एंड समटाइम्स नहीं. एग्जाम्पल देखो, समवन माइट बिलीव दैट वर्किंग हार्ड ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस. अब ये मेरा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तो जनरली आई विल एक्सपेक्ट कि मैं सक्सीड करूँगी उस पर्टिकुलर फील्ड में, आई विल गेट सक्सेस. अब ये ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो आई डोंट हैव स्पेसिफिक एविडेंसेस टू प्रमोट टू सपोर्ट दिस बिलीव, बट फिर भी मेरा ये बिलीव है कि इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड. तो इट इज़ मोर कॉग्निटिव. ये हमारा कॉग्निटिव ज़्यादा होता है, मतलब ये सोच में ज़्यादा होता है रियलिटी के बजाय. एंड देन वी हैव वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड आर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग. तो जो भी प्रिंसिपल्स हम बहुत मन से एकदम पॉजिटिवली मानते हैं, जो हमारे बिहेवियर को भी गाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग को भी गाइड करते हैं, वो हमारे वैल्यूज़ होते हैं. दे आर मोर एंड्योरिंग, दे आर ऑफन सीन एज मोर एंड्योरिंग, मतलब ये जल्दी चेंज नहीं होते. एंड दे आर एब्स्ट्रैक्ट कंपेयर टू एटीट्यूड एंड बिलीव्स. एटीट्यूड और बिलीव्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वेग और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस कैन बी कोर वैल्यूज़ इन एन इंडिविजुअल. ऑनेस्टी और फेयरनेस मतलब हमेशा सच बोलना, हमेशा सही करना, ये 2 कोर वैल्यूज़ हो सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर. तो हमने कर लिया, वैल्यूज़ हो गया हमारा, एटीट्यूड हो गया और बिलीव्स हो गया. इनके बीच हमने डिफरेंस पढ़ लिया. एटीट्यूड कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएशन अबाउट अ थिंग, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. बिलीव जो है इट इज़ कन्विक्शन और एक्सेप्टेंसेस विदाउट एक्चुअल एविडेंसेस टू सपोर्ट इट. और वैल्यूज जो हो गया दे आर प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड दैट गाइड आर बिहेवियर. अब अभी लास्ट स्लाइड में वी सॉ कि एटीट्यूड हैज़ बोथ इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट. ABC 3 कॉम्पोनेंट होता है इसका, है ना. तो वो क्या होता है वो देखते हैं. इफेक्टिव कॉम्पोनेंट हमारा होता है इमोशनल कॉम्पोनेंट, इमोशन से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड.
तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर ना मैं सोच रही हूँ तो मैं सोचने के बाद कैसा फील कर रही हूँ, वो हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। अगर किसी एटीट्यूड को लेके मेरा पॉजिटिव बिलीव है, पॉजिटिव किसी टॉपिक को लेके मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो मेरा इमोशन भी तो पॉजिटिव होगा ना उसको लेके। अगर मुझे सपोज पेट एनिमल्स को लेके मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उनको मैं जब जब देखूंगी मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशन एलिसिट होंगे, मैं खुश हो जाऊंगी, हैप्पी फील करूंगी। जिस चीज़ को लेके मेरा नेगेटिव इमोशन है सच एज एनिमल वायलेंस, तो उस केस में उस बारे में सोच के या उसको देख के मैं नेगेटिव फील करूंगी, एंग्री हो जाऊंगी, गुस्सा आ जाएगा मुझे। तो एटीट्यूड का हमेशा एक इमोशनल कंपोनेंट भी होता है। Read it. This refers to emotional or feeling aspects of attitude. It involves how a person feel about an object, place or situation. कैसा वो feel करता है. This component is completely emotional and represents positive or negative reactions. Positive और negative reactions हमें हमेशा लर्न कर लेना. Positive negative reaction मतलब मैंने देखा कि एनिमल वायलेंस हो रहा है, तो उस केस में मेरा रिएक्शन कैसे होगा, गुस्से वाला होगा, तो वो इमोशन रिलेटेड रिएक्शन हो गया. Someone might feel happy. कुछ लोग हैप्पी फील कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, गुस्सा आ सकता है उनको, डर लग सकता है. तो दीज आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. ये एग्जांपल हो गया. इफ समबडी लव एनिमल, द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स पेट्स वुड बी जॉय और अफेक्शन. अगर किसी को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो जब भी वो एनिमल्स देखेंगे उनके अंदर एक जॉय की फीलिंग आएगी, वो हमेशा उनके टुवर्ड्स प्यार से बर्ताव करेंगे या फील करेंगे, अफेक्शन फील करेंगे. तो अफेक्टिव कंपोनेंट समझ आ गया होगा. Next we have behavioral component. Behavioral component refers to how an individual or a person acts or behave towards an object. सपोज यही वाला एग्जाम्पल लो, एंड पर्सन लव्स पेट्स. अब अगर इफ़ द पर्सन लव्स पेट तो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया लव. अब बिहेवियर में क्या आएगा, वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा. देयर बिहेवियर माइट इन्वॉल्व अडॉप्टिंग अ पेट, और अगर मम्मी नहीं मान रही है अडॉप्ट करने के लिए तो टेकिंग केयर ऑफ देम. तो बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड का पॉजिटिव बिहेवियर ही होगा. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस कॉम्पोनेंट रिप्रेजेंट्स द वे एन इंडिविजुअल इंटेंट्स टू बिहेव. कैसा वो उस एटीट्यूड के टुवर्ड्स बिहेव करना चाहता है, एक्ट करना चाहता है, और द एक्शन दे टेक इन रिस्पॉन्स टू देयर एटीट्यूड. इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी और रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे. सो फर्स्ट क्या था, एनिमल पसंद है तो उसको देख के खुशी होगी, हमेशा फीलिंग ऑफ जॉय अफेक्शन आएगी. बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आएगा, एनिमल पसंद है तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, अडॉप्ट नहीं कर सकते तो उसको चलते फिरते खाना खिलाएंगे, पुचकारेंगे, उनकी केयर करेंगे. और लास्ट है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट. कॉग्निटिव कंपोनेंट इज it refers to beliefs, thoughts and knowledge a person holds about that particular object. cognitive मतलब सोचना, तो हम उसी particular attitude के बारे में क्या thoughts रखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो cognitive component आ जाएगा. it is based on logic and rational thinking. वो logic और rational thinking पर based होता है कि मैं उसके बारे में actively क्या सोच रही हूँ, कैसा सोच रही हूँ. it also involves perceptions and beliefs about that particular attitude. Example, someone believes that owning a pet reduces stress. अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक पेट अगर मेरे पास होगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो ये मेरा कॉग्निटिव कंपोनेंट है ना. पेट्स को देख के मुझे अच्छा लग रहा है, तो दैट वाज माय इफेक्टिव कंपोनेंट. पेट्स को मैं अडॉप्ट करना चाह रही हूँ या फिर उनकी केयर कर रही हूँ, तो दैट इज बिहेवियरल कंपोनेंट. और मैं सोच कह रही हूँ कि अगर मेरे पास पेट होता ना तो मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता, तो दैट इज माई कॉग्निटिव कंपोनेंट, कि मैं उसके बारे में सोच भी पॉजिटिव रही हूँ. तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सारी चीज़ें ही पॉजिटिव होगी. सारी चीज़ें मतलब मेरा इमोशन भी उसको देख के पॉजिटिव होगा, बिहेवियर भी उसको देख के पॉजिटिव होगा, और कॉग्निटिव कंपोनेंट भी उसको देख के पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड ही नेगेटिव है, सपोज डॉग्स को लेके ही मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो उनको देख के मुझे खुशी नहीं होगी, डर लगेगा या गुस्सा आएगा या डिस्गस्ट वाली फीलिंग आएगी. बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा, मैं उनको देख के दूर भागूंगी, और कॉग्निशन भी अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि यार पेट्स तो अच्छे नहीं होते, घर में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, बहुत उनकी केयर करनी पड़ेगी. तो तीनों चीज़ नेगेटिव. तो एटीट्यूड पॉजिटिव तो उसके तीनों कंपोनेंट पॉजिटिव, एटीट्यूड नेगेटिव तो उसके तीनों कंपोनेंट नेगेटिव. तो दिस वाज ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. ठीक है. एक और एग्जांपल है, यू फील हैप्पी व्हेन यू सी अ डॉग. effective component, you decide to adopt a dog. Behavioral component, you believe that dogs are loyal. Positive thought, cognitive component. I hope this is clear. Next topic, 4 सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एटीट्यूड. अब किसी चीज़ के बारे में अगर मेरा एटीट्यूड है ना, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो देखते हैं. नंबर 1 इज बैलेंस. बैलेंस इज डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब इट कुड ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. वही वाला एग्जाम्पल लिया डॉग वाला. डॉग के केस में मेरा एटीट्यूड क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. तो दैट इज माई बैलेंस. डेफिनेशन इज इट रेफर्स टू वेदर एन
it refers to whether an individual it refers to whether an attitude is positive or negative. एटीट्यूड जो है मेरा वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। मे बी मेरा कोई एटीट्यूड ही नहीं है, मेरा माइंडसेट इतना डेवलप भी नहीं है, मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हूँ। तो इट रेफर्स टू वेदर द एटीट्यूड इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल अबाउट अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। किसी भी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में या सिचुएशन के बारे में नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। पॉजिटिव अगर है मतलब फेवरेबल होगा, नेगेटिव है तो अनफेवरेबल होगा, और न्यूट्रल है तो उन दोनों के बीच का कहीं कुछ होगा। एंड दिस डिटरमाइंस द इमोशनल रिस्पॉन्स। मेरा एटीट्यूड की डायरेक्शन जो होगी उसी से तो मेरे इमोशनल रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर पता चलेंगे ना। अगर जिस चीज़ को मेरा लेके एटीट्यूड पॉजिटिव है तो इमोशन भी उसको लेके पॉजिटिव ही होगा, जिसको लेके मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है इमोशन भी उसको लेके नेगेटिव ही होगा। एग्जाम्पल, अ पर्सन में है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को बचाने के बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये नुकसान हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो मेरा एटीट्यूड एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेके पॉजिटिव है और पॉल्यूशन को लेके नेगेटिव है। तो ये दो हमारे साइड्स हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस डन। देन वी हैव एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ हमने पढ़ लिया ना पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो आएगा एक्सट्रीमनेस में। तो इट रेफर्स टू हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एटीट्यूड इज। एटीट्यूड कैन वेराई इन इंटेंसिटी। मेरा एटीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी में वेरी कर सकता है। लेट्स सपोज आई ऑल्सो लाइक डॉग्स, माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक्स डॉग्स, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डॉग्स को पसंद करती हूँ कि आई विल गो टू ग्रेट लेंथ टू अडॉप्ट दैम या फिर टू हेल्प दैम या फिर टू टेक केयर ऑफ दैम। बट उसको सिर्फ इतना पसंद है कि चलते फिरते रास्ते में कहीं डॉग दिख गया, उसको पुचकार दिया, उसको बिस्किट्स खिला दिए, दैट्स इट। तो इंटेंसिटी यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है। मेरा एटीट्यूड जो है वो भी पॉजिटिव है बट बहुत हाईली पॉजिटिव है ना। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन उतना ज़्यादा हाईली पॉजिटिव नहीं है। सो इंटेंसिटी में डिफरेंस है। एक्सट्रीम एटीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर देन मॉडरेट वन। अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है ना एटीट्यूड, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बिहेवियर में शो होगा। लेकिन अगर उतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, मॉडरेट होता है, तो चांसेस आर वेरी लो कि इट विल इन्फ्लुएंस आर बिहेवियर। एनवायरमेंट कंजर्वेशन वाला ले लो, इसमें ज़्यादा अच्छा बैठेगा। मेरा एटीट्यूड एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेके पॉजिटिव है बट इतना पॉजिटिव नहीं है कि मैं जाके धरने पे बैठ जाऊँ, मैं जाके प्रोटेस्ट करने लगूँ। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। तो बिहेवियर में मेरा नहीं दिख रहा बट बिहेवियर में उनका दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डिग्री मेरी कम है, उनकी ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स आर डीपली हेल्ड एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिहेवियर में भी दिखते हैं और उनको हम जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते, इंसान उनको अपने जी जान से पकड़ कर रखता है। और वीक एटीट्यूड जो होते हैं, कम स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू चेंज। Example, an individual with an extreme attitude towards animal rights may actively participate in animal protection campaign। जिस इंसान का एनिमल राइट्स को लेके बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक्सट्रीम पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एनिमल प्रोटेक्शन के कैंपेन्स में, प्रोटेस्ट में पार्ट लेगा। जिसका सिर्फ अफेक्शन है, वो सिर्फ एनिमल्स को खाना पीना खिलाएगा, उतना ज़्यादा उनके लिए अपना दिमाग खराब नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीमनेस। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है वो हम अभी देखते हैं। सिंप्लिसिटी and complexity, this describes whether an attitude is based on a single idea or multiple ideas। अगर एटीट्यूड एक पर्टिकुलर सिंगल आइडिया पर बेस्ड होता है तो इट इज कंसिडर्ड सिंपल, और अगर मल्टीपल आइडियाज पर बेस्ड होता है तो इट इज कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एटीट्यूड इन्वॉल्व्स ओनली वन डायमेंशन और एस्पेक्ट, और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड इन्वॉल्व्स मल्टीपल डायमेंशन और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो डिफरेंस अगर आ गया तो ऐसे टेबल बनाओ, ठीक है, टेबल बना कर ही लिखते हैं हमेशा। डिफरेंस इधर लिखा सिंपल एटीट्यूड, इधर लिखा कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। ठीक है, सिंपल एटीट्यूड की हमने डेफिनेशन लिख दी कि इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल आइडिया, और कॉम्प्लेक्स की लिख दी इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल आइडिया। दूसरा पॉइंट लिखा कि सिंपल एटीट्यूड इन्वॉल्व्स ओनली वन डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड इन्वॉल्व्स मल्टीपल डायमेंशन। एंड थर्ड पॉइंट लिख दिया हमने कि कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड आर हार्ड टू चेंज and simple attitudes are easy to change because complex attitude are supported by broader set of viewpoints। फोर्थ पॉइंट हो गया, तो हम यहीं से हमें 4 पॉइंट्स मिल गए। एग्जाम्पल देखो,
सिंपल एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सरसाइज माइट बी एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मेरा सिंपल सा एटीट्यूड है, मैंने बुकें पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने उसको मान लिया कि चलो एक्सरसाइज करोगे हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड में क्या होगा, जिसको बहुत सारे उसके अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स पता है, वो सोचेगा कि एक्सरसाइजिंग अच्छी तो है, बस उसके बेनिफिट्स भी हैं और पोटेंशियल डाउन साइड्स भी है। बेनिफिट्स मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी, एक रूटीन बन जाएगा और मेरी बॉडी अच्छी तरह फंक्शन करेगी। डाउन साइड्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, पोटेंशियल इंजरीज हो सकती है, एडिक्शन के चांसेस हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। बेसिकली तुम जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे एटीट्यूड होते जाते हैं। दैट्स इट, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी डन। इसको हम एक टाइटल के अंदर मल्टीप्लेक्सिटी भी लिख सकते हैं और उसको फिर फर्दर 2 पार्ट लिख दिया कि सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। देन वी हैव सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी इज फोर्थ feature of attitude. This refers to how central an attitude is to a person's core value और belief system. हमारा जो core value होता है, ऐसे मान लो कि ये मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मेरे different core values, different मतलब मेरे वैल्यूज़ डिफरेंट लेयर्स पर हैं। अब डिफरेंट लेयर्स पे क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा श्रद्धा से मानती हूँ, कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होंगी, और वहीं पे कुछ और चीज़ें हैं जो हर दूसरे दिन बदल जाती है। कोई मूवी देख ली तो बदल गई, कोई बुक पढ़ ली तो बदल गई। तो जितने ज़्यादा सेंटर में होंगे ना एटीट्यूड, उतना ज़्यादा सेंट्रल होगा, और जितने ज़्यादा साइड लाइन्स पे होंगे उतना ज़्यादा पेरीफेरी पे होगा। ठीक है, पेरीफेरी एटीट्यूड मतलब कॉर्नर वाले, साइड वाले एटीट्यूड्स। तो जो सेंट्रल एटीट्यूड्स होते हैं वो क्लोजली टाइड होते हैं एक पर्सन की आइडेंटिटी से। सपोज आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बचपन में पढ़ा था, मान के चल रहे हैं अभी तक कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट, फॉलो करो नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे आइडेंटिटी से बंधा हुआ है, क्योंकि मैं चाहे कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो, आई विल बी ऑनेस्ट, चाहे मेरे लिए ही वो नुकसानदायक हो जाए, बट स्टिल आई विल बी ऑनेस्ट। तो वो पर्सनल आइडेंटिटी हो गई मेरी, और कोर वैल्यूज़ हो गई। दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, जल्दी वो चेंज नहीं होते। वेरएज पेरिफेरल एटीट्यूड जो होते हैं ना, वो लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में नहीं होते, इसलिए हम उनको जल्दी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया, अ पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑनेस्टी इज लाइकली टू बी सेंट्रल इफ दे स्ट्रांगली वैल्यू इंटीग्रिटी, वेरएज द एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक फूड माइट बी मोर पेरिफेरल। मुझे आज पसंद है पाव भाजी छोले भटूरे, कल नहीं पसंद आएंगे, तो वो पेरिफेरल पे होते हैं। समझ आया, सेंट्रलिटी, कोर सेंटर में होंगे, पेरीफेरी जो साइड में होंगे। सेंट्रल वाले इजी टू चेंज नहीं होते, दे आर मोर रेजिस्टेंस, और पेरीफेरी वाले इजी टू चेंज होते हैं। 2-3 पॉइंट हमारे यहाँ भी मिल गए। अब हमारा फीचर्स खत्म हो गए, 4 पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट वी हैव ABC कंपोनेंट टुवर्ड्स। ये एक एग्जाम्पल है तुम्हारी बुक के अंदर, जो एक टेबल बनी हुई है ना बॉक्स सा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ABC कंपोनेंट हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके कैसे हम एग्जाम्पल में शो कर सकते हैं। दिस कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन ABC component with respect to an example या by using an example। तो cognitive component क्या होता है, हमारे beliefs, knowledge और thoughts। तो हम believe कर रहे हैं कि more trees जो लगाएंगे हम, तो उससे air quality बढ़ जाएगी, pollution reduce हो जाएगा, healthier environment मिलेगा। तो मैंने देखा कि ग्रीन एनवायरनमेंट के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, तो मैं वो सोच रही हूँ ना, तो सोचना ही तो कॉग्निशन होता है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कॉग्निशन। अब इमोशनल एस्पेक्ट क्या होगा, इमोशनल एक्सपेक्ट होगा कि जब भी मैं ग्रीनरी देखूंगी, मैं बाहर निकली, पेड़ ही पेड़ है, मुझे खुशी हुई, ठीक है, और जब जहाँ पे पेड़ कट रहा है मुझे दुख हो गया, तो ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके मेरा इमोशन भी पॉजिटिव है। जहाँ पे पेड़ दिखते हैं खुशी होती है, नहीं दिखते वहाँ पे दुख हो जाता है। अब बिहेवियरल मतलब मैं एक्ट कैसे कर रही हूँ, पेड़ देख के खुशी तो हो रही है, बट मुझे पेड़ लगाना भी तो चाहिए ना, तो मैंने ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर लिया, एक्टिवली ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जहाँ पे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा बिहेवियरल कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव वाला एग्जांपल ना लेके तुम नेगेटिव से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो पोल्यूशन वाला ले लो कि ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करने वाला। अगर हम क्रैकर्स यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन होगा, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट में मैं बार बार ये सोचूंगी कि क्रैकर्स यूज़ करने से एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगा। इफेक्टिव में जब भी पटाखे चलेंगे मुझे नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, और बिहेवियरल में मैं पटाखे नहीं जलाऊंगी। तो दोनों से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंपोनेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ कंपोनेंट्स। द इन जनरल द कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंसिस्टेंट और वर्क टुगेदर। मतलब कि तीनों अगर एक पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, कंसिस्टेंट मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे और एक साथ काम करेंगे। ठीक है, हाउएवर कई बार कभी कभी इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। जनरली बोला जाता है, बुकिश डेफिनेशन है कि इट शुड बी पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, बट कई बार नहीं भी होते। एग्जाम्पल क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी का एक एग्जाम्पल, एक्सेप्शन,
यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट। ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके तुम्हारा कॉग्निटिव कंपोनेंट तो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है बहुत, तुम मानते हो कि हाँ भाई नहीं ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाया था कि पेड़ लगाओ तो दुनिया बच जाएगी वरना खत्म हो जाएगी। अब सेम पॉजिटिव फीलिंग भी है, इफेक्टिव कंपोनेंट भी तुम्हारा पॉजिटिव है कि हाँ पेड़ देख के खुशी तो होती है, रास्ते में चल रहे हैं हरे भरे पेड़ दिख के अच्छा लग गया, लेकिन मैं खुद पेड़ नहीं लगा रही, तो बिहेवियरल कंपोनेंट तो यहाँ पे वीक हो गया ना, टाइम ही नहीं है मेरे पास पार्टिसिपेट करने का। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव पॉजिटिव है, कॉग्निटिव भी पॉजिटिव है, लेकिन बिहेवियरल नेगेटिव है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकंसिस्टेंसी। किसका एग्जाम्पल है ये? इनकंसिस्टेंसी का। सो दिस वाज अ केस या केस स्टडी और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड बनता कैसे है किसी चीज़ के बारे में और फिर हम उसको चेंज कैसे करते हैं। तो नंबर 1 इज एटीट्यूड बनता है बाय एसोसिएशन, एसोसिएट करके। आप मान लो कि स्कूल में एक टीचर है तुम्हारी एंड यू रियली लाइक हर, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत पसंद है, तो वो जो जो आइडियाज़ को फॉलो करती होगी ना वो तुम्हें भी पसंद आने लगेंगे। अगर वो कह रही है कि नॉवेल्स पढ़ने चाहिए तो विल बी लाइक हाँ पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, आप कह रहे हो तो पढ़नी चाहिए। तो एसोसिएशन से हम एटीट्यूड को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो कह रही है हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव सीन, यू विल बी लाइक हाँ मैंने भी बेस्ट, वही मेरे लिए भी वही बेस्ट है। तो जब हमें कोई एक चीज़ पसंद आती है तो उससे रिलेटेड हमें सारे एस्पेक्ट्स पसंद आने लगते हैं। यू माइट हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अ टीचर। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर की वजह से वो सब्जेक्ट पसंद आने लग जाता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की वजह से वो सब्जेक्ट नहीं पसंद आने लगता। तो this is because they see many positive qualities of a teacher and these positive qualities get linked to the subject as that she teaches। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टीचर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखते हैं और वो पॉजिटिव क्वालिटी सब्जेक्ट के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको भी लाइक करने लग जाते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट इज लर्न थ्रू पॉजिटिव एसोसिएशन। तो हमें एक चीज़ पसंद है, दूसरी चीज़ पसंद आ गई, सिंपल सिंपल है, लर्निंग बाय एसोसिएशन। नेक्स्ट है लर्निंग बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। अब रिवॉर्डेड और पनिश क्या होता है? रिवॉर्डेड और पनिश मतलब मैंने कोई चीज़ कोई एटीट्यूड फॉलो किया, मैंने बोला कि आई शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट इन ग्रीन प्लांटेशन कैंपेन्स। ठीक है, मुझे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, मुझे फैमिली में भी सबने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छी चीज़ें करता है। अब टीचर्स ने भी सपोर्ट कर दिया कि हाँ दिस इज़ द आइडियल चाइल्ड, ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। तो मुझे रिवॉर्ड मिला, पॉजिटिव एफर्मेशन मिला, तो ये चीज़ मुझे प्रमोट और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, ये चीज़ मेरे को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी टू पार्टिसिपेट इन ग्रीन कैंपेन्स। ग्रीन कैंपेन्स में और ज़्यादा मैं धीरे धीरे पार्टिसिपेट करूँगी। अब क्या हो गया, एक दिन मैंने पटाखे जलाए, एक पटाखा जलाया बहुत अच्छा लगा, एक और जलाया और भी अच्छा लगा, तो और लेकिन मुझे आके घर वालों ने डांट दिया कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, फैमिली से डांट पड़ गई तो पनिशमेंट मिल गई, तो मेरा उसको लेके नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा। If an individual is praised for showing a particular attitude, chances are high that she will develop the attitude further। एक बार उसको प्रेज किया है तो वो आगे भी डेवलप हो जाएगा, एक बार उसको डिस्करेज कर दिया तो आगे भी डिस्करेज हो जाएगा। तो रिवॉर्डेड अगर होंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे और पनिश अगर होंगे तो वो वीक हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। अगर एक बच्चा है वो जंक फूड खाने की वजह से बीमार पड़ गया और प्रॉपर मील्स मिली और वो हेल्दी हो गया, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा जंक फूड को लेके। क्लियर। नेक्स्ट है लर्निंग एटीट्यूड टुवर्ड्स मॉडलिंग थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब दूसरों को ऑब्जर्व करके, मॉडलिंग करना नहीं, तो दूसरों को ऑब्जर्व करके जब हम एटीट्यूड्स को सीखते हैं तो वो हमारा हो गया लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑफन इट इज नॉट थ्रू एसोसिएशन और रिवॉर्ड और पनिशमेंट दैट वी लर्न एटीट्यूड, इंस्टेड वी लर्न देम बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बीइंग ऑब्जर्व रिवॉर्डेड और पनिश्ड। मैं बहुत टाइम, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि हम एटीट्यूड को खुद फॉलो करके खुद रिवॉर्ड और पनिशमेंट लेके नहीं बनाते या नहीं फॉर्म करते, दूसरों को देखते हैं कि वो एक एटीट्यूड फॉलो करके उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, और फिर हम उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अगर सपोज एक मेरे ग्रुप में एक फ्रेंड है और वो बहुत गॉसिप करती है, वो गॉसिप करती है तो उसको अटेंशन बहुत मिलती है, हर कोई उससे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, तो मुझे दिख रहा है कि ये गॉसिप करके, गॉसिप को लेके इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है और इसको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो मेरा भी गॉसिपिंग को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड
वही चीज़ दूसरे बच्चे के साथ हो रही है कि उसका एक फ्रेंड है वो बहुत गॉसिप करता है और उसको उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े कि लोग उसकी बुराई करते हैं, उससे दूर भागते हैं कि ये तो गॉसिप बहुत करता है, ये इससे बात करना बेकार है, ये बातें फैला देता है। तो मुझे दिख रहा है कि उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो मैं गॉसिप को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लूँगी। तो एटीट्यूड इज फॉर्म बाय ईदर ऑब्जर्विंग अदर्स बीइंग रिवॉर्ड और पनिश्ड। ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो गया कि चाइल्ड में फॉर्म अ रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। अगर बच्चे देख रहे हैं कि पेरेंट्स एल्डर्स को, बड़ों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट देंगे, और बच्चे अगर ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सिंपल। देन वी हैव लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म। जिस कल्चर का हम पार्ट होते हैं, जिस ग्रुप का हम पार्ट होते हैं, उसके रूल्स से हम एटीट्यूड सीखते हैं। नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर। नॉर्म्स जो होते हैं वो अनरिटन रूल्स होते हैं जो हर कोई फॉलो करता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले इसको पढ़ ही लेते हैं। दीज नॉर्म्स में बिकम अ पार्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन। ये जो रूल्स होते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल कॉग्निशन का पार्ट बन जाते हैं और एटीट्यूड बन जाते हैं। ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट मॉडलिंग, ये सब अपने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ऑफरिंग मनी टू पुअर्स। कई कई कल्चर में, कई ग्रुप्स में गरीबों को दान देना, पैसे देना, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारा भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है डोनेशन के टूवर्ड्स या सोशल सर्विस के टूवर्ड्स। फ्रूट्स और स्वीट्स का डोनेशन उनको भी देना, या फिर फ्लावर्स प्लेस ऑफ वर्शिप में चढ़ाना, इनको लेकर हमारे कल्चर में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हमारा भी पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। देन वी हैव लर्निंग थ्रू एक्सपोजर एंड इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे एटीट्यूड ना हम डायरेक्टली नहीं लर्न करते, बट वी लर्न देम बाय ऑब्जर्विंग देम और कंज्यूमिंग देम इन फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कोई नॉवल पढ़ ली, न्यूज़ में कुछ देख लिया, तो वहाँ से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। जैसे अभी काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं कि किसी की वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, किसी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, एंड इफ़ ऑल ऑफ देम वर अरेंज मैरिज केसेस या ऑल ऑफ देम वर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैरिज केसेस, तो मेरा उस पर्टिकुलर मैरिज सिस्टम को लेके एक एटीट्यूड बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी होगा। तो इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। सो कितने पढ़ लिए अभी तक हमने? नंबर 1 वॉज थ्रू एसोसिएशन, नंबर 2 वॉज थ्रू reward or punishment, number 3 was observing others, number 4 was cultural norms, and number 5 is exposure to information. Now we have factors that influence attitude formation. वो तो डायरेक्ट फैक्टर्स थे कि एटीट्यूड बनता कैसे है, कहाँ से हम अडॉप्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स एटीट्यूड फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं? फैमिली और स्कूल। जिस एनवायरनमेंट में हम रहेंगे वो तो हमारा स्कूल या फैमिली ही है, तो वहाँ से हमें डायरेक्ट पनिशमेंट रिवॉर्ड मिल रहे हैं। मॉडलिंग भी हम वहीं से कर रहे हैं, स्कूल में हम टीचर्स को देख रहे हैं, घर पे हम पेरेंट्स और रिलेटिव्स को देख रहे हैं, अपने पेयर्स को देख रहे हैं, तो वहाँ से हम एटीट्यूड को डायरेक्टली फॉर्म करते हैं या हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। देन वी हैव रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? वो ग्रुप जिनका हम पार्ट हैं। इट कुड बी कल्चरल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, आर फ्रेंड्स ग्रुप, सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है जिस ग्रुप का हम पार्ट है। ऑक्यूपेशनल ग्रुप भी हो सकता है, नेशनल ग्रुप भी हो सकता है, और वहाँ से डायरेक्टली हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो वो हमारा हो गया रेफरेंस ग्रुप। रोल ऑफ रेफरेंस ग्रुप इज, रेफरेंस ग्रुप में भी हम लर्निंग और पनिशमेंट के थ्रू सीखते हैं। देन वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो चीज़ मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस करी है तो वहाँ से तो मुझे एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प होगी ना। अब इसमें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अ ड्राइवर इन आर्मी वेंट थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। ऑन वन ऑफ हिज मिशन ही नैरोली escaped death, although his companions got killed. Wondering about the purpose of his own life, he gave up his job, returned to his native village in Maharashtra, and worked actively as community leader. Though a purely personal experience, this individual evolved a strong positive attitude towards community upliftment. His efforts completely changed the face of his village. अब उस पर्सन के क्या हुआ? आर्मी में था, एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो तो बच गया, उसके सारे के सारे फ्रेंड्स मर गए, कंपेनियंस मर गए। अब उसने अपनी जॉब छोड़ दी, आर्मी छोड़ दिया, अपने नेटिव विलेज में आ गया, वहाँ पे कम्युनिटी लीडर की तरह सोशल वर्क करने लगा। अब इसका ये पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि उसने सोशल वर्क करके अपने विलेज का फेस काफ़ी चेंज कर दिया था, उसकी काफ़ी डेवलपमेंट करा दी थी, तो उसका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव हो गया था सोशल वर्क के लिए। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन भी चेंज होता है। देन वी हैव मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, अभी बताया है, मीडिया को देखते हैं
वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं उससे लेकर हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। अगर मीडिया में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग साथ में सोशल हार्मनी को फॉलो करके रह रहे हैं, तो सोशल हार्मनी रिलीजन्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। अगर उसका उल्टा देख रहे हैं तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा। तो इट कुड बोथ एक्सर्ट गुड एंड बैड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ऑन एटीट्यूड। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो मेजरली बैड एटीट्यूड ही है। अब एटीट्यूड बन भी गया, हमने ये भी देख लिया कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमने ये भी देख लिया कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स क्या होता है। नाउ वी हैव कि अगर एटीट्यूड बन चुका है और मुझे उसको चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। During the process of attitude formation, attitude may be changed and modified through various influences. Attitude जब हम बना रहे होते हैं तो बनाते बनाते कई बार वो बीच बीच में चेंज और मॉडिफाई भी होता है, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, वेरियस इन्फ्लुएंसेस की वजह से। सम एटीट्यूड चेंजेस मोर देन अदर्स, कुछ एटीट्यूड ज़्यादा चेंज होते हैं, कुछ एटीट्यूड कम चेंज होता है। अभी बताया था ना सेंट्रलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कोर वाले होते हैं वो कम चेंज होते हैं और जो पेरीफेरी वाले होते हैं वो ज़्यादा चेंज होते हैं। आज कोई और फूड पसंद है, कल कोई और फूड पसंद है। एटीट्यूड दैट आर स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज मतलब वो अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, इट इज स्टिल फॉर्मिंग, आर मोर लाइक ओपिनियंस, वो ओपिनियंस की तरह ज़्यादा होते हैं और एटीट्यूड नहीं होते, एंड मोर लाइकली टू चेंज कंपेयर टू एटीट्यूड दैट हैव फर्मली बीन स्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब 3 तरह से एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। फर्स्ट है हमारा POX ट्रायंगल, इसको हम ट्रायंगल की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। देन वी हैव कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल एंड देन वी हैव 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, वन बाय वन कवर करते हैं। POX ट्रायंगल, POX ट्रायंगल ऑफ एटीट्यूड चेंज रेफर्स टू हैदर्स बैलेंस थ्योरी, हैदर की बैलेंस थ्योरी पर बेस है ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ पीपल स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। वी एज एन इंडिविजुअल, हम एज ह्यूमंस हमेशा कंसिस्टेंसी चाहते हैं, वो हमारे एटीट्यूड में हो, बिहेवियर में हो, बिलीव्स में हो, रिलेशनशिप में हो, हमें चाहिए कि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे, एक डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो इसीलिए इस ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स होते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये एटीट्यूड ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, बहुत एटीट्यूड है इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल है, इसके 3 कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट होता है हमारा P या एलिमेंट कह लो, एक कंपोनेंट होता है हमारा O और दूसरा होता है हमारा X। ठीक है, P क्या है? P इज द पर्सन, वो पर्सन जिसका एटीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो मैं हूँ P, ठीक है, मेरा एटीट्यूड तुम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। O इज अनदर पर्सन, दूसरा इंसान जो मेरे साथ में है या दूसरा पर्सन जिसका डायरेक्ट मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। और X हो गया जिस इशू को, जिस एटीट्यूड को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अभी बता दिया, वो तो मैंने बना ही लिया कि एक कॉर्नर जो ट्रायंगल का है वो मैं हूँ, एक कॉर्नर जो है वो दूसरा इंसान है या ऑब्जेक्ट, और तीसरा कॉर्नर जो है वो एटीट्यूड है। और इनके बीच का रिलेशन जो है इट कुड ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके बीच का रिलेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। मेरा P और X के बीच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। P और O के बीच पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और सिमिलरली X और O के बीच भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, द theory possess that people prefer balanced state, जो लोग हैं वो बैलेंस स्टेट पोजेस्ट करते हैं। where the individual where the relationship between the triangle is consistent। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है ये ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बैलेंस हो। अगर इम्बैलेंस हुआ तो स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट आएगी। क्या आएगी? द पर्सन माइट फील डिस्कम्फर्ट। पर्सन यहाँ कौन है? मैं हूँ, तो मुझे डिस्कम्फर्ट होने लगेगा अगर ये मेरा ट्रायंगल बैलेंस नहीं है। ठीक है, और रीस्टोर करने के लिए बैलेंस को हम एटीट्यूड को चेंज करेंगे। द एटीट्यूड मस्ट चेंज। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं हूँ, मेरा एटीट्यूड है, दूसरा पर्सन है, उसका मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है और हम तीनों के बीच पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है। अब इट शुड ऑलवेज बी इन बैलेंस स्टेट। अगर इम्बैलेंस होगा तो मुझे डिस्कम्फर्ट होगा और डिस्कम्फर्ट के केस में मुझे दोबारा से बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत होगी और उस केस में मैं अपना एटीट्यूड चेंज करूँगी। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, इफ़ यू लाइक अ फ्रेंड, ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है और हमारे बीच पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि मैं उसको लाइक कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने एक मूवी देखी, उसने एक मूवी देखी, ठीक है, मेरी फ्रेंड है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेशन है, उसने मूवी देखी, मतलब ये मेरी फ्रेंड ने, एक्स जो है ये मूवी है, एक्स क्या है? एक्स इज मूवी, ओ क्या है? फ्रेंड, FREND, फ्रेंड, एंड P क्या है? मैं हूँ। ठीक है,
मेरा और फ्रेंड का पॉजिटिव रिलेशन है। मूवी और फ्रेंड का भी पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि उसने मूवी देखी, उसको बहुत पसंद आई, बट मुझे मूवी नहीं पसंद आई। मेरा और मूवी का नेगेटिव रिलेशन है। अब यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो इम्बैलेंस आ जाएगा। तो इम्बैलेंस के केस में आइदर मैं मूवी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँगी या फिर अपने फ्रेंड के लिए अपनी लाइकिंग कम कर दूँगी। अब मुझे फ्रेंड पसंद है, फ्रेंड को मूवी पसंद है, मुझे मूवी नहीं पसंद, तो मैं या तो ऐसे करूँगी कि यार फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, मूवी तो ठीक ठाक थी, इसको लाइक कर लेते हैं। या फिर मैं ऐसे करूँगी, नहीं मूवी तो इतनी वाहियात सी थी, अगर इसको पसंद है तो ये मेरी फ्रेंड बनने लायक ही नहीं है, तो मैंने इसको नेगेटिव कर लिया। तो या तो ये नेगेटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, तभी हमारी बैलेंस रिस्टोर हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक केस हो गया। अब यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड, बैलेंस और अनबैलेंस। क्या होता है, पी पर्सन है, ओ फ्रेंड है और एक्स जो है वो बुक या मूवी है। अगर सारे साइड हमारे पॉजिटिव है, मतलब ये ट्रायंगल है, ये पी हो गया, ये ओ हो गया और ये एक्स हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मुझे फ्रेंड पसंद है, फ्रेंड को बुक पसंद है, मुझे भी बुक पसंद है, तो हमारा ट्रायंगल क्या है, बैलेंस्ड है। हमारा जो ये ट्रायंगल है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, दो साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, दो साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। ये मैं हूँ, ये फ्रेंड है और ये बुक है। मुझे फ्रेंड पसंद है, फ्रेंड को भी बुक नहीं पसंद, मुझे भी बुक नहीं पसंद, तो ये भी बैलेंस है। इसके और भी वेरिएशन बन सकते हैं, जैसे कि दिस इज मी, दिस इज फ्रेंड एंड दिस इज बुक। मुझे तो बुक पसंद है ना, तो मेरा बुक के साथ पॉजिटिव है। मुझे फ्रेंड भी नहीं पसंद और उसको बुक भी नहीं पसंद, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो जब भी हमारे 3 साइड में से सारे के सारे, तीनों के तीनों साइड्स पॉजिटिव होंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस। एंड अगर दो साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, तो दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस। अब नेगेटिव अनबैलेंस कैसे होता है? अनबैलेंस होता है जब ऑल 3 साइड्स नेगेटिव है या फिर दो साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है, तो उस केस में कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि ये मैं हूँ, ये फ्रेंड है एंड दिस, सॉरी फ्रेंड तो वो थी, ये है बुक। ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर नेगेटिव। मुझे बुक नहीं पसंद, मुझे फ्रेंड नहीं पसंद और फ्रेंड को बुक नहीं पसंद, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मुझे भी बुक नहीं पसंद, उसको भी बुक नहीं पसंद, तो हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करें। या फिर मुझे फ्रेंड नहीं पसंद, उसको बुक नहीं पसंद, तो मैं तो बुक को पसंद करूँ, तो दिस इज अनबैलेंस्ड। और वैसे ही अगर दो साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, तो दैट इज ऑल्सो अनबैलेंस। तो उस केस में एक चीज़ हमें चेंज करना पड़ेगा टू रिस्टोर बैलेंस। अब इस केस में हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं बैलेंस? एक को पॉजिटिव कर दो, ठीक है, और इस केस में भी देखते हैं। मुझे फ्रेंड पसंद है, उसको बुक नहीं पसंद और मुझे बुक पसंद है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना, मैं तो बुक को पसंद कर रही हूँ, मैं फ्रेंड को भी पसंद कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बुक नहीं पसंद कर रही, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा, या तो वो बुक पसंद करे या मैं उसको ना पसंद करूँ, तो एक साइड नीड्स टू बी चेंज। तो ये हो गया हमारा थियरी, अनबैलेंस और बैलेंस की। ठीक है, बैलेंस में ऑल साइड्स पॉजिटिव या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, अनबैलेंस में ऑल नेगेटिव या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेक्स्ट थियरी है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल। कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी होती है जब देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स विद इन एन इंडिविजुअल। एक ही पर्सन है और उसके दो एटीट्यूड है, दो कंपोनेंट है, उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। दो कंपोनेंट मतलब हमने पढ़े थे ना कि ए कंपोनेंट होता है, बी कंपोनेंट होता है और सी कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी दो में कॉन्ट्राडिक्शन होगा। फर्स्ट इज, एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट इज पान मसाला कॉजेज माउथ कैंसर। एक पर्सन है, उसका कॉग्निशन है, उसका थॉट है कि पान मसाला बुरी चीज़ होती है, इट कॉजेज माउथ कैंसर। एंड सेकेंड कॉग्निशन क्या है उसका, आई ईट पान मसाला। तो ये तो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट है और ये क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट है। अब दोनों अलाइन नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कॉग्निशन नेगेटिव है तो बिहेवियर भी नेगेटिव होना चाहिए। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स अगर वो होल्ड करेगा तो इट विल कॉज डिसकम्फर्ट या डिसोनेंस। अब इस डिसोनेंस को ठीक करने के लिए दोनों एटीट्यूड को लॉजिकली अलाइन करना पड़ेगा। लॉजिकली अलाइन करने के लिए हम क्या रिजोल्यूशन कर सकते हैं? टू रिड्यूस द मेंटल डिस्कम्फर्ट इंडिविजुअल विल सीक टू चेंज वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन। अब अगर उसको अपने डिस्कम्फर्ट को कम करना है तो वो इन दोनों में से एक कॉग्निशन को चेंज करेगा। एक कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन को कैसे चेंज करेगा? या तो वो
पान मसाला खाना बंद कर देता, पर्सन माइट स्टॉप ईटिंग इट और ही माइट चेंज हिज कॉग्निशन। ठीक है, तो वन ऑफ द बोथ कॉग्निशन नीड्स टू बी चेंज टू रिड्यूस द मेंटल डिस्कम्फर्ट। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है, इसके अंदर एक वर्ड है कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी इज द एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड शुड अलाइन लॉजिकली विद वन अनदर। एटीट्यूड के जो एलिमेंट्स हैं ABC, जो कंपोनेंट्स हैं, दे शुड बी इन अलाइनमेंट। अगर इफेक्टिव पॉजिटिव हो रहा है तो बिहेवियर भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉग्निशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, बोथ बैलेंस थ्योरी, जो इससे पहले हमने POX ट्रायंगल पढ़ा था, बैलेंस थ्योरी एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, दोनों ही कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मॉडल है। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में, माइंड में मेंटल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जो हमें मोटिवेट करता है टू रिस्टोर कंसिस्टेंसी, देयरफॉर चेंज द एटीट्यूड। उसमें भी क्या हो रहा था, POX तीनों में अगर अलाइनमेंट नहीं थी तो हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा था, हम एक चीज़ चेंज कर रहे थे। इसमें भी ये हो रहा है, दो कॉग्निशन है, कॉग्निशन 1 एंड कॉग्निशन 2, दो कंपोनेंट, अगर इसमें से दोनों अलाइन नहीं कर रहे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो डिस्कम्फर्ट होगा, हम एक को चेंज करेंगे। तो ओवरऑल कॉग्निटिव डिसोनेंस हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर इंटरनल इनकंसिस्टेंसी। हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर इनकंसिस्टेंसी को टॉलरेट करने की पावर नहीं होती, उसकी वजह से हमारे अंदर इन डिसोनेंस डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं व्हेन फेस्ड विद कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल केस स्टडी। ये किसने किया था, फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करा। उस एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में ना कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको बोला कि वी विल गिव यू $20 और आपको इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेना है, एंड व्हेन यू कम आउटसाइड यू शुड टेल अदर स्टूडेंट्स कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बट इन रियलिटी वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो ये एक ग्रुप हो गया जिनको $20 मिले हैं। फिर उन्होंने वैसा ही एक और ग्रुप ढूंढा और उनको बोला कि लिसन, वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, आपको उसमें पार्ट लेना है एंड आपको फिर बाहर आके सबको बोलना है कि इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो द एक्सपेरिमेंट वॉज बोरिंग, बट आपको ये बोलना है कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपको उसके लिए हम $1 देंगे। ठीक है, अब ये दो ग्रुप हो गए, एक को $20 मिले, एक को $1 मिले। फिर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करने के कुछ टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद, जब उनको दोबारा बुलाया और उनसे पूछा कि हाउ वाज द एक्सपेरिमेंट, तो जिनको $1 मिला था ना, उन्होंने बोला कि द एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और जिनको $20 मिला था उन्होंने बोला द एक्सपेरिमेंट वाज वेरी बोरिंग। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इनिशियल कॉग्निशन क्या है, द इनिशियल कॉग्निशन ऑफ $1 स्टूडेंट्स वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस, द एक्सपेरिमेंट वाज वेरी बोरिंग, आई टोल्ड द वेटिंग स्टूडेंट दैट इट वाज इंटरेस्टिंग, आई टोल्ड अ लाई फॉर ओनली $1। वो $1 वाला इंसान क्या सोच रहा है कि बोरिंग था एक्सपेरिमेंट तो, लेकिन मैंने क्या बोल दिया बच्चों को कि बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे उसके बदले में क्या मिले, $1 मिला, मतलब मैंने $1 के लिए झूठ बोल दिया। तो अब ये कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है सारे अलाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि हमें छोटे से पैसों के लिए हमने झूठ बोल दिया, विच इज़ नेगेटिव, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने कॉग्निशन को चेंज किया और उन्होंने रिसर्चर को 1 महीने बाद बताया कि एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग था, मैंने इसलिए बोला था झूठ, मैंने इसलिए थोड़ी बोला था क्योंकि आप मुझे पैसे दे रहे थे। ऑन द अदर हैंड, जिनको $20 मिले थे, $20 में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि एक्सपेरिमेंट वाज बोरिंग, उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में बोरिंग था, मुझे तो $20 मिले थे, इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। After participating in a boring experiment, a group of students were asked to tell the another group of students waiting outside that the experiment was very interesting. For telling this lie, waiting students, half of the students received $1 and other half received $20. बाहर बच्चों को झूठ बोलने के लिए आधे बच्चों को $1 मिला, आधे बच्चों को $20 मिले. After some week, the participants of boring experiment were asked to recall the experiment and say how interesting it was. How interesting they found it to be. The responses showed that $1 student described it as more interesting than compared to $20 students. The explanation was that $1 changed their attitude towards experiment because they experienced cognitive dissonance. उनमें ये cognitive dissonance आया, झूठ के बोलने के बाद उनका cognitive dissonance reduce हो गया. कैसे reduce हो गया, उन्होंने बोला कि experiment boring था, मैंने उनको बोला कि वो interesting था, मैंने $1 के लिए झूठ बोला. लेकिन अगर उन्होंने अपना statement change कर लिया कि it was interesting, तो वो हो गया कि एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, मैंने उनको बोला कि इट वाज इंटरेस्टिंग, तो मैंने $1 के लिए झूठ नहीं बोला. ठीक है, सो और $20 का वाला कोई डिसोनेंस ही नहीं था. $20 वालों ने क्या बोला कि दे डिड नॉट एक्सपीरियंस डिसोनेंस बिकॉज उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया बाद में. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है हमारा
SM मोहसिन टू फैक्टर मॉडल। SM मोहसिन एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट था, उसने 2 स्टेप प्रोसेस दिया था एटीट्यूड चेंज का, जो कि हमारे आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे रिलाई करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है आइडेंटिफिकेशन विद द सोर्स। सोर्स के साथ हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? सोर्स इज द पर्सन जो एटीट्यूड चेंज करवाएगा। ठीक है, टारगेट इज द पर्सन जिसका एटीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, सोर्स द पर्सन हु इन्फ्लुएंस द चेंज एंड टारगेट द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज। आइडेंटिफिकेशन हैपेंस व्हेन द टारगेट हैज लाइकिंग एंड रिगार्ड फॉर द सोर्स। आइडेंटिफिकेशन तब होता है जब टारगेट जिसका एटीट्यूड चेंज होना है वो सोर्स के टुवर्ड्स एक सर्टेन लाइकिंग और रिगार्ड रखता है एंड वो सोर्स के शूज में खुद को पुट करेगा। म्यूचुअल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए बिटवीन सोर्स एंड टारगेट फॉर आइडेंटिफिकेशन टू अकर। सिर्फ सोर्स का टारगेट की तरफ नहीं, टारगेट का सोर्स की तरफ भी म्यूचुअल रिगार्ड होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है हमारा एटीट्यूड चेंज। सेकेंड स्टेप में सोर्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा चेंज अपने एटीट्यूड में और उस एटीट्यूड को टारगेट ऑब्जर्व करके इमिटेट कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रीति एंजॉयज हार्मफुल ड्रिंक। प्रीति को एक हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, उसके फेवरेट स्पोर्ट्समैन को नहीं पसंद, लेकिन वो एडवर्टाइज करता है। शी आइडेंटिफाइज विद द स्पोर्ट्स पर्सन। इफ द स्पोर्ट्स पर्सन डिसाइड टू चेंज देयर ओन एटीट्यूड बाय प्रमोटिंग अ हेल्दी ड्रिंक इंस्टेड ऑफ प्रीति, इंस्टेड प्रीति विल ऑब्जर्व एंड स्टॉप कंज्यूमिंग हार्मफुल ड्रिंक। प्रीति को ड्रिंक पसंद है, सो स्पोर्ट्स पर्सन उस सेम ड्रिंक को एडवर्टाइज करता है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन अपना एटीट्यूड चेंज करे और इंस्टेड वो एक हेल्दी ड्रिंक को प्रमोट करे तो प्रीति भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लेगी और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और उसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। राइट, सेम अगर पेरेंट्स पूरे टाइम मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स के लिए हाई रिगार्ड होता है, तो चाइल्ड जो है वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो भी अपना एटीट्यूड वैसे ही बना लेते हैं। अब अगर पेरेंट्स को बच्चों का एटीट्यूड चेंज करना है तो पेरेंट्स फ़ोन की जगह बुक्स ले लें, है ना। तो बच्चे बुक्स को, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उनको ऑब्जर्व करके वो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे, वो भी फ़ोन की जगह बुक ले लेंगे। तो ऐसे हमारा 2 फैक्टर मॉडल होता है। हाँ, अब हमारा आता है फैक्टर्स ऑन विच एटीट्यूड चेंज डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे एटीट्यूड चेंज डिपेंड करता है? तो नंबर 1 है हमारा कि एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड खुद कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव एटीट्यूड को हम जल्दी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने में टाइम लगता है। एक्सट्रीमनेस, कितना एक्सट्रीम है, ज़्यादा एक्सट्रीम एटीट्यूड जल्दी चेंज नहीं होता, दे आर मोर रेजिस्टेंस टू चेंज। कम एटीट्यूड जो एक्सट्रीम एटीट्यूड होता है वो जल्दी चेंज हो जाता है। अगेन, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, सिंपल एटीट्यूड्स आर ईजियर टू चेंज और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड आर डिफिकल्ट टू चेंज। कॉन्ग्रुएंट है या इनकॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट चेंज है या इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब मेरा एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर अगर पॉजिटिव है तो उसको और ज़्यादा पॉजिटिव करना ईजी है, नेगेटिव उसको मैं नहीं कर सकती। अगर मेरा किसी चीज़ को लेके एटीट्यूड नेगेटिव है तो उसको और ज़्यादा नेगेटिव करना इजी है, पॉजिटिव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा आता है सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक। सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक मतलब जिसको देख के मैं एटीट्यूड चेंज कर रही हूँ। अगर सोर्स क्रेडिबल होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है, तो एटीट्यूड हम उसकी बात मान के जल्दी चेंज कर लेते हैं। और अट्रैक्टिवनेस अगर उसकी आई होती है तो भी जल्दी चेंज कर लेते हैं। सपोज मुझे हेल्दी डाइट के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करना है, तो अगर मैं किसी डाइटिशियन या डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुनूंगी तो मेरा एटीट्यूड जल्दी चेंज हो जाएगा, बिकॉज आई विल थिंक कि दे आर मोर क्रेडिबल, दे हैव एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। और किसी एक्टर की सुनूंगी तो भी हो जाएगा क्योंकि दे आर अट्रैक्टिव। तो ये दोनों चीज़ें फैसिलिटेट करती है एटीट्यूड चेंज को। नेक्स्ट वी हैव मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। जो एटीट्यूड चेंज करने के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करते हैं। रैशनल वर्सेस इमोशनल अपील। इमोशनल मैसेजेस ज़्यादा अपील करते हैं हमें कंपेयर टू रैशनल वंस, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है इन चीज़ों में। मैसेज विद रैशनल अपील जैसे सेविंग फ्यूल्स, और इमोशनल अपील हो गया केयर फॉर फैमिली, तो इमोशनल एटीट्यूड ज़्यादा करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ज़्यादा एटीट्यूड चेंज होता है कंपेयर टू वर्चुअल मीडिया। देन वी हैव टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टारगेट जिसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, अगर टारगेट ज़्यादा परसुएसिबिलिटी उसके अंदर हाई है तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर ओपन माइंडेड है, फ्लेक्सिबल है तो मोर लाइकली टू चेंज, और अगर रिजिड है तो लेस लाइकली टू चेंज। अगर उसके अंदर प्रेजुडिसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लेस लाइकली टू चेंज, और प्रेजुडिसेस वीक है तो मोर लाइकली टू चेंज। स्ट्रॉन्ग, हायर द सेल्फ एस्टीम, लोअर द चांसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। लोअर द सेल्फ एस्टीम, हायर द चांसेस, तो ये सब उल्टा चल रहा है। ठीक है, अगर ये हाई होगा तो एटीट्यूड चेंज लो होगा। सेम प्रेजुडिस हाई है तो एटीट्यूड चेंज लो होगा।
सेल्फ एस्टीम हाई है तो एटीट्यूड चेंज लो होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये लो होगा तो ये हाई होगा। इंटेलिजेंस भी हाई होगी तो जल्दी किसी की बात सुनेगा नहीं, तो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, लास्ट है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब कि अगर मेरा किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो मेरे बिहेवियर में कब शो होगा। तो साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर व्हेन मतलब इन केसेस में। एटीट्यूड बिहेवियर में तभी दिखता है जब एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपायर करता है हमारे एटीट्यूड सिस्टम में। तो 2 पॉइंट्स हो गए। सेकंड है उस पर्सन को पता होना चाहिए उस एटीट्यूड के बारे में, तो द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड। थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज देर इज नो और वेरी लिटिल प्रेशर। बाहर से उसके ऊपर उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, या बहुत कम प्रेशर है तो ही चेंज करेगा, अगर प्रेशर है तो नहीं चेंज करेगा। द बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड। अगर कोई उसके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, तो वो तो उसको दिखाने के लिए भी चेंज कर सकता है ना। अगर नहीं देख रहा और तब चेंज कर रहा है तो दैट इज द जेन्युइन बिहेवियर। द पर्सन थिंक्स दैट बिहेवियर वुड हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज। एटीट्यूड का उसके बिहेवियर में होना एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज यील्ड करेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स जब हमारा एटीट्यूड बिहेवियर में शो होता है, मतलब दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड बिहेवियर में शो होता है। फिर है हमारा प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वेरी स्मॉल टॉपिक। प्रेजुडिसेस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिव एंड काफ़ी केसेस में वो स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड होते हैं। स्टीरियोटाइप्स किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में हो सकता है। स्टीरियोटाइप्स आर क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में जो हमारा आइडियाज़ होते हैं हमारे, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उसमें सब में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। स्टीरियोटाइप में जनरली अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, दे लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज ग्रुप एंड अकम्पनीड बाय डिसलाइक और हेटेड। प्रेजुडिसेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर प्रेजुडिसेस है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, और अगर डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं प्रेजुडिसेस भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, हिस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रेजुडिसेस के बेसिस पे, जैसे जीनोसाइड, जो नाजीज ने जर्मनी में जीनोसाइड किया था ऑन ज्यूइश पीपल, तो वो भी एक प्रेजुडिसेस का एग्जाम्पल हो गया। उसकी वजह से मास किलिंग भी हुई थी, हेटेड हो गया था, काफ़ी कम्युनिटी के एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी हेट हो गया था उन दोनों में, और डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। देन वी हैव प्रेजुडिसेस के सोर्सेज क्या होते हैं, हम कहाँ से सीखते हैं प्रेजुडिसेस, तो हम ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। लर्न भी कैसे, थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड, कल्चरल नॉर्म्स, फैमिली में सुन के, मीडिया में देख के। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है वो ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के बारे में सब हमेशा नेगेटिव बोलते थे, तो वो भी सेम व्यूज़ अडॉप्ट कर लेगा ना, फिर उनको वो भी नेगेटिव देखेगा। फिर उसने देखा कि अच्छा मीडिया में भी तो यही दिखा रहे हैं कि एथनिक ग्रुप ऐसा ही है, नेगेटिव ही है, तो उसका और ज़्यादा एटीट्यूड स्ट्रांग हो जाएगा, उसको रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, तो बाय एसोसिएशन, मीडिया या कल्चरल नॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी। जब हमारा सोशल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग होता है, इन ग्रुप बायस बहुत ज़्यादा आता है, तो हम दूसरे ग्रुप्स को बहुत नेगेटिवली देखने लगते हैं। तो अगर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका अपनी टीम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायस है, तो वो बाकी टीम्स को लेके, राइवल टीम्स को लेके अपना एटीट्यूड बहुत नेगेटिव बना लेगा। देन वी हैव स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग इज ब्लेमिंग आउट ग्रुप फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स। मैं अगर अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने सामने वाले ग्रुप को ब्लेम कर रही हूँ, छोटे माइनॉरिटी है उनको ब्लेम कर रही हूँ, तो वो स्केपगोटिंग हो गया। जैसे कि जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया था तो उस टाइम पे जो मेजॉरिटी ग्रुप थे उन्होंने इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया था फॉर टेकिंग जॉब्स एंड फॉर डाउन टर्न ऑफ द इकोनॉमी। तो वहाँ पे माइनॉरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी उस प्रेजुडिस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम बोलते हैं स्केप गोटिंग, कि जो गोट है उसको बकरा बना दिया, मतलब बेसिकली कमज़ोर को बकरा बना दिया। देन वी हैव कर्नल ऑफ ट्रूथ। कर्नल ऑफ ट्रूथ इज prejudices persist when people believe that some truth exists within stereotypes and even इफ़ बेस्ड ऑन लिमिटेड एग्जाम्पल। कई बार प्रेजुडिसेस इस वजह से भी होते हैं कि हमें लगता है कि ये अगर लोग मान रहे हैं, इन स्टीरियोटाइप्स में मान रहे हैं, इतना ज़्यादा फॉलोड है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रुथ होगा ना, इवन दो वो ट्रुथ उनको एक आधे एग्जाम्पल में ही मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मुझे एक फ्रेंड मिला और वो बहुत रूड अनफ्रेंडली था, तो और वो एक पर्टिकुलर स्टेट से था, तो मैंने मान लिया कि भाई इस स्टेट के तो सारे लोग नॉन फ्रेंडली होते हैं, अनफ्रेंडली होते हैं। जैसे हम ईस्ट यूरोपियंस को बोलते हैं कि दे डोंट स्माइल,
लाइक दे आर वेरी रूड टू स्ट्रेंजर्स या दे आर वेरी लिमिटेड टू देमसेल्फ। तो वो हो गया कर्नल ऑफ ट्रूथ कि मैंने मान लिया कि थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ट्रूथ होगी ही होगी। देन वी हैव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी व्हेन द टारगेट ऑफ प्रेजुडिस कन्फर्म टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप। जो टारगेट होता है वो वैसा ही एक्ट करने लग जाता है जैसा कि उनके टुवर्ड स्टीरियोटाइप है, और फिर वो ओरिजिनल प्रेजुडिस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो सपोज एक ग्रुप को हमने बोल दिया कि दे आर लेजी, और उनके अगेंस्ट हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लेजी हैं, इनको अगर हम हायर करेंगे तो ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम करेंगे। अब उनको काफ़ी कम जॉब मिल रही है तो उनके अंदर मोटिवेशन भी बहुत लो हो गई, और मोटिवेशन लो हो गई तो उन्होंने वैसे ही एक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे इनिशियल प्रेजुडिस को करेक्ट कर देगा। फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि फीमेल्स में काफ़ी चीज़ें हो जाती है कि इनको फैमिली देखनी है, ये जॉब नहीं संभाल पाएंगे ये वो, और फिर धीरे धीरे वैसा होने भी लगता है बिकॉज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। देन वी हैव एन एक्सपेरिमेंट जो रिचार्ड लेप्रे ने किया था 1934 में प्रेजुडिस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्या किया इसने, द रिसर्चर एंड अ चाइनीज कपल ट्रैवल्ड अराउंड द यूएसए, और ये उस टाइम की बात है, उस टाइम पे प्रेजुडिस एशियन कंट्रीज और उनके लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग होते थे, और उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया यूएस में, और दूसरे बहुत सारे होटल्स में, ऑटो कैंप्स में, टूरिस्ट होम्स में रुकने लगे और वहाँ पे खाना खाने लगे। और उस रिसर्चर ने इस चीज़ का एक डिटेल रिकॉर्ड रखा कि वो कहाँ कहाँ रुके थे, कहाँ कहाँ उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। 6 महीने के बाद वो रिसर्चर अकेला गया, और या फिर जहाँ पे वो नहीं जा पाया उसने वहाँ पे एक सर्वे मेल कर दिया, और उन्होंने उन सर्वे में उनसे जो ओनर्स थे उन जगह के जहाँ जहाँ पे वो रुके थे उनसे पूछा कि वुड यू एवर एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ अ चाइनीज रेस इन योर रेस्टोरेंट और इन योर होम्स, एंड most of the managers expressed negative attitudes toward accommodating Chinese guests। उन्होंने बोला ना चाइनीज लोगों को तो हम नहीं आने देंगे अपने होटल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता चला हमें यहाँ पे पता चला कि ऑल्दो हमारा एटीट्यूड, हम मानते हैं कि हमारा एटीट्यूड उस चीज़ को लेके नेगेटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बिहेवियर में हमेशा दिखेगी जब वी आर फेस्ड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो एटीट्यूड डू नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट बिहेवियर। स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिसेस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी, लोगों को सीखने ही मत दो प्रेजुडिसेस। एटीट्यूड्स को चेंज करो अगर किसी ने सीख भी लिया है। नैरो सोशल आइडेंटिटी को डी एम्फेसाइज करो और ब्रॉड सोशल आइडेंटिटी को लेकर आओ, और इन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को डिस्करेज कर दो। एजुकेशन एक और फैक्टर है। इंटर ग्रुप कनेक्शन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंक्रीज करो। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में उनको मिलाओ रेदर देन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर कोऑपरेट करेंगे तो खुद ही प्रेजुडिसेस कम हो जाएंगे, और पावर और स्टेटस के फॉर्म पे उनमें डिफरेंशिएट करना बंद कर दो। So that's it, the chapter is complete. Hope you have got a clear understanding of this chapter। अब इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो इसको रीड कर लो अच्छे से सारे पॉइंट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, मार्क कर लो, प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज यू कैन, और कोई डाउट हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।